भूटान दौरे से लौटकर पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट घायलों से की मुलाकात। एलएनजेपी अस्पताल में 21 घायलों का चल रहा इलाज। मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, साजिश रचने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। दिल्ली ब्लास्ट का निकला कानपुर कनेक्शन। जीएसवीएम में प्रोफेसर रह चुके आतंकी की पार्टनर डॉक्टर शाहीन 2013 में बिना बताए कॉलेज से हुई गायब। बिजनौर के नजीबाबाद में हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा। महिला रिश्तेदार ने बनाई थी चोरी की योजना। 7 आरोपी गिरफ्तार, 6 करोड़ के जेवरात बरामद। पंद्रह नवंबर को सोनभद्र दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां पीएम मोदी ने दिल्ली लाल किला धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मोदी बुधवार दोपहर 2 बजे के करीब भूटान दौरे से लौटे थे। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए। धमाके को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों की 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को चुना था। इनके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स भी टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक यह साजिश जनवरी से चल रही थी। आतंकी मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से बताया जा रहा है। आतंकी पिछले कई महीनों से 200 बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना रोक टोक कहीं भी जा सके। सूत्रों के अनुसार कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, न किसी बिल्डिंग में घुसी, यानी यह सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था। उमर विस्फोट में मारा जा चुका है। पुलिस ने उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया है ताकि धमाके के अवशेष में मिले शव के टुकड़ों की पहचान हो सके। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर सफेद i20 कार में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 12 लोगों की मौत हुई। सूत्रों का कहना है कि इस कार में विस्फोटक सामग्री वही थी जो फरीदाबाद से 10 नवंबर को धमाके से पहले जब्त की गई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। फतेहपुर डिपो की सवारियों से भरी बस ओवरटेक के दौरान खाई में गिर गई। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, तभी हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। तो देखिए, बस की स्थिति आप देख सकते हैं काफी क्षतिग्रस्त हो गई और इस दौरान चालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। तो देखिए, बस में कई यात्री भी सवार थे और खाई में ये बस जा गिरी। बछरावा के पश्चिम गांव के पास ये हादसा हुआ। ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। खाई में बस जा गिरी। बछरावा के पश्चिम गांव के पास ये हादसा हुआ। देखिए, बस क्षतिग्रस्त हुई है। आगे का हिस्सा बस का पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और एक ट्रक को ओवरटेक बस कर रही थी। इसी दौरान जो है बस खाई में गिर गई और इस दौरान जो चालक है बस का, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। और इधर रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के सराय दामू गांव में चक्की के पट्टे में फंसकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, खबर रायबरेली से है, जहां बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। चक्की के पट्टे में फंसने से मौत हुई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। भदोखर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
तो ये खबर आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां बधोखर थाना क्षेत्र के सराय दामू गांव में चक्की के पट्टे में फंसकर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो देखिए, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद अब डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रही। उनका विवाह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुआ था, जिनसे उनका तलाक हो चुका है। डॉक्टर शाहीन का नाम जैश कमांडर से जुड़े नेटवर्क में सामने आने के बाद कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर में संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने अब तक 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। इस तरह की कोई चीज मैं खुद ही भाग जाता पहले। हम लोग ये सब चीजें पसंद नहीं करते बिल्कुल ही। और दूसरी चीज है कि मुझे कल रात में पता चला ही है 11 बजे के आसपास ऐसा कुछ हुआ। कोई खास वजह ऐसी नहीं थी। अब उनके दिल में क्या था वो तो वही बेहतर समझ सकते हैं। मेरी साइड से तो कुछ था नहीं। करती नहीं रहती। एक बार किया उन्होंने बोला था ये ऑस्ट्रेलिया से ये है, तमाम वैकेंसीज हैं यूरोपीय कंट्रीज से। अगर आप चाहो तो चला जाए, वहाँ थोड़ा सा बेहतर जिंदगी रहेगी। तो मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद कोई बात ही नहीं, फिर चलता रहा सब कुछ। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट का कनेक्शन कानपुर से निकल के सामने आ रहा है। तार उसके जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर के ज्वाइंट सीपी उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है सर? देखिए, 2 दिन से हम लोग रेड अलर्ट में हैं और पुलिस की सारी एजेंसीज को बोला गया है कि आप लोग चेकिंग अभियान चलाएं। और नेचुरल है कि जो हमारे 3-4 क्षेत्र हैं, बजरिया, चमनगंज, बेकनगंज, ये सब जो कम्युनल हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, पूर्व में घटनाएं हुई और जो हमारे इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको हम लोग उठा के पूछताछ कर रहे हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों की पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी जब प्राप्त हुई कि जो डॉक्टर शाहीन थी और वो यहाँ के रहने वाली थी, तो इन सब बिंदुओं पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। मोस्टली जो इस इन्वेस्टिगेशन को तो एटीएस लीड कर रही है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन उनको एजेंसीज को हम लोग ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं। उसी क्रम में हम लोग जो लिंकेजेस हैं कि वो कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ रहती हैं, उनके पति कहाँ रहते हैं, ऑल दिस इस तरह की जानकारी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, घटना के बाद से कानपुर भी रेड अलर्ट में है। किस तरह के निर्देश दिए गए सर? देखिए, हमारे जो भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस हैं, बस स्टेशन हैं, ट्रेन स्टेशन हैं, मॉल्स हैं, मंदिर हैं, ऐसी जगह जहाँ भीड़ होती है, वहाँ पर हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। लोगों को भी हमने अलर्ट करने के लिए रहने के लिए कहा है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लोग इस तरह के कार्रवाइयाँ करने के लिए बदनाम है, उनको हम लोग उठा के पूछताछ कर रहे हैं। जांच का दायरा अभी काफी और फैलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। सर, क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के आया है? अभी जो सामान्य जानकारियां निकल के आई वो सब तो आपको मीडिया के माध्यम से पता चली रही होंगी, और कोई ऐसा कनेक्शन तो निकल के नहीं आया जिसको बताया जा सके। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर के ज्वाइंट सीपी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा निगरानी लगातार जारी है और जो भी सामने निकल के आएगा उसको आपको अवगत कराया जाएगा। धर्मेंद्र पांडे के साथ IND24 के लिए अदीब हसन, कानपुर। और इधर बिजनौर के नजीबाबाद में 27 सितंबर की रात हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि 4 महिलाओं सहित कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और चोरी की योजना एक महिला रिश्तेदार ने बनाई थी, जो व्यापारी की दुकान पर पहले खरीदारी के बहाने आया करती थी। आरोपियों का एक साथी अब भी फरार है। एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो हैं शामिल हैं, वो बरामद किया गया है।
और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां मेडिकल कॉलेज में कार्यरत निजी कंपनी के अधीन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने और वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण परिवार के भरण पोषण में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माली हालत खराब होने से बच्चों की फीस और राशन का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला 7,800 रुपए मासिक वेतन बेहद कम है, जबकि महंगाई के हिसाब से उन्हें कम से कम 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारियों ने पे स्लिप, ESI सुविधा और नियमित भुगतान जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे सफाई कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। नहीं आया, 2 महीने का PF नहीं आया, यही सब हाल है इस कंपनी का। काम करते करते हम लोग 2-2, 3-3 महीना हो गया, हम लोग का पैसा नहीं आ रहा है। ये सब क्या मतलब है? कह रहे हैं कि पैसा बैंक का इशू, सरकारी डॉक्टरी में अच्छा दवाई भी नहीं हो रही है, सारा सिस्टम है हमारे पास, फिर भी काम कर रहे हैं यहाँ। हम लोग को 3 महीना हमारा सितंबर से पैसा नहीं आ रहा है, और जब कंपनी फोन किया जाता है तो बोलते हैं कि हम सोमवार को भेज रहे हैं, फिर मंगलवार को भेज रहे हैं। ऐसे करते करते 3 महीना हो गया और फिर भी इतना हम लोग परेशान हैं, आने जाने में हर चीज में परेशान है हम लोग। और PF भी कट जा रहा है, लेकिन हम लोग के खाते में मैसेज नहीं दिखाता है, नहीं मैसेज नहीं आता, और सैलरी का भी मैसेज नहीं आता हम लोग का। अभी हम तुरंत चेक करके आ रही हूँ, बैंक से ATM लगा के वहाँ गई हूँ, चेक की हूँ कि नहीं मेरा बैलेंस आया है या नहीं आया। जब हम चेक किए तो फिर नहीं आया, अभी भी नहीं। अब बताइए, हम लोग को इतनी लड़का बच्चे पढ़ रहे हैं, रूम किराए पर है, तो हम लोग कैसे रह जाएगा? परेशान है एकदम पैसा नहीं आ रहा हम लोग का। हम लोग सफाई करनी है सर जी, हम लोग का वेतन भी कम है, 7,500 है, 15,000 कह रहे लोग, बढ़ने के लिए बढ़ नहीं रहा है। महंगाई भत्ता इतना है कि 200 रुपया किलो तेल है, और क्या बोलते हैं दाल है 100 रुपया 150 रुपया किलो का। महंगाई ज्यादा है, आदमी 7,500 में क्या करेगा? यहाँ लोग कह रहे हैं अब बढ़ेगा, 15,000 देंगे, 16,000 देंगे, बढ़ ही नहीं रहा है। बनारस में 500 लेबरों को वर्कर को मिल रहा है, यही बनारस यहाँ 400 भी मजदूरी करेगा आदमी, कमाएगा 500, यहाँ तो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ खाली धतमार आज बढ़ेंगे कल बढ़ेंगे, सब लोग कहते हैं आज बढ़ाएंगे, यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं, बढ़ ही नहीं रहा है पैसा। बिजनौर से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां महिला ने पति की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गाड़ी सुधरने के लिए मैकेनिक के गैराज में खड़ी थी। महिला ने मैकेनिक और उसके स्टाफ को भी धमकाया। खर्चे के लिए रुपए नहीं देने से महिला नाराज थी। मैकेनिक ने वीडियो के आधार पर पुलिस से शिकायत की है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रमनवाला गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक पत्नी अपने पति के गाड़ी के जो है शीशे तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गाड़ी सुधरने के लिए मैकेनिक के गैराज पर खड़ी हुई थी और महिला ने मैकेनिक और उसके स्टाफ को भी धमकाया है। खर्चे के लिए रुपए नहीं देने से ये महिला नाराज थी और नाराजगी जो है गाड़ी के शीशे तोड़कर महिला ने व्यक्त की है। तो देखिए, मैकेनिक ने वीडियो के आधार पर पुलिस से शिकायत की है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रमनवाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बिजनौर से एक खबर आपको दे रहे हैं। महिला ने पति की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाड़ी सुधरने के लिए मैकेनिक के गैराज में खड़ी हुई थी। महिला ने मैकेनिक और उसकी स्टाफ को भी धमकाया है। खर्चे के लिए रुपए नहीं देने से महिला नाराज थी। मैकेनिक ने वीडियो के आधार पर पुलिस से शिकायत की है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रमनवाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है। अब रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा। इसी क्रम में कानपुर पुलिस ने आतंकी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात और उनके बेटों से पूछताछ की है। स्पेशल टीम संदिग्धों और शातिर अपराधियों पर कड़ी नजर रखेगी और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर डॉक्टर शाहीन के कानपुर कनेक्शन की जांच करेगी।
तो देखिए खबर आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पुलिस रोहिंग्या पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन करेगी। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से पूछताछ की गई है। संदिग्धों पर स्पेशल टीमें नजर बनाई हुई है। ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है। जो टीम में ये पूर्व के जितनी भी सूचनाएं हैं और जो लोग संदिग्ध हैं, जो वॉच लिस्ट हैं में रखे हैं पुलिस ने, उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनके सत्यापन के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं, उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है। उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जनपद में जितने भी बांग्लादेशी, कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं और कोई रोहिंग्या के बारे में जो सूचना है, उनकी लगातार सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है। और आगे अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भी वो टीम काम कर रही है। और इधर सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव में बेटे और बहू ने मिलकर अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जाता है कि वारदात को जमीन विवाद में अंजाम दिया गया। जमीन को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये खबर है सोनभद्र से, जहां बेटे और बहू ने मिलकर पिता की हत्या कर दी। जमीन विवाद में मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें, कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई है। पन्नूगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पन्नूगंज ग्राम बकवार क्षेत्र के अंतर्गत लालधारी यादव पुत्र स्वर्गीय सुखदेव लालधारी की उम्र 70 वर्ष है, जिसमें उनके पुत्र अमरनाथ जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उन्होंने अपने पिता को कुदाल से मारा, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई। जिसके बाद उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उनको सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को सोनभद्र दौरे पर रहेंगे, जहां वे टोपन में जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम नगर पंचायत स्थित रेलवे ग्राउंड में होगा। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। मंडला आयुक्त राकेश प्रकाश और आईजी आरपी सिंह ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग और जन सुविधाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कई पुल भी शामिल है। आईजी आरपी सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और ट्रैफिक प्लान को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। अनुमान है कि कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लगभग 150 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा करेंगे। नवंबर जनजाति गौरव दिवस के भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर के हमारे जनपद सोनभद्र वासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारी तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। हमारे प्रशासन के लोग और हमारे संगठन के लोग भी अलग अलग बैठक करके प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन बना करके जो कार्यक्रम स्थल है, हेलीपैड है, उनको आने जाने की व्यवस्था है, उनको खाने पीने की व्यवस्था है, यह सारी व्यवस्था लगभग पूर्ण हो चुका है और कार्यक्रम निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय से आएंगे और जनपद सोनभद्र वासियों को यहाँ बहुत बड़ा सौगात भी देने का काम करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली विस्फोट के बाद बस्ती पुलिस पूरी सतर्कता के साथ एक्शन मोड में आ गई है। एसपी अभिनंदन और एएसपी श्यामकांत के निर्देश पर सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी और यातायात प्रभारी अवधेश तिवारी ने दक्षिण दरवाजा चौराहा पर भारी पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, अवैध नंबर प्लेट और मौज मस्ती के लिए घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी की सख्त कार्यशैली और त्वरित निर्णयों से ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार आया है। अब तक 3,000 से अधिक वाहनों का चालान कर करीब 35 लाख राजस्व वसूला गया है।
में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस की एक अपना चेकिंग की ड्रिल होती है। आज उसी के तहत सुरक्षा संबंधी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराने के लिए जनपद बस्ती में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग कराई गई। इसमें धार्मिक स्थल, मुख्य बाजार क्षेत्र, मॉल, सिनेप्लेक्स, न्यायालय परिसर और जहां पर बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन और बाहर से आने वाली गाड़ियां रुकती हैं, उन सभी की प्रॉपर चेकिंग की गई। इस चेकिंग में हमारी सिविल ड्रेस की टीम शामिल थी। HHMD के साथ प्रॉपर ये चेकिंग कराई गई। जो संदिग्ध वाहन व्यक्ति थे उनकी चेकिंग कराई गई, लोगों से प्रॉपर पूछताछ की गई। हमारी ये एक प्रकार की चेकिंग ड्रिल होती है जो दिन में भी रात में भी अलग अलग टाइम और अलग अलग स्थानों पर होती है। आज उसी क्रम में हमारा ये चेकिंग अभियान को थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र में कराया गया। और इधर लखीमपुर खीरी के सिरेचा में किसानों ने अपनी फसलों को बंदरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गन्ने की फसल को बंदरों से लगातार हो रहे नुकसान से परेशान किसानों ने अब भालू का रूप धारण कर बंदरों को भगाने की रणनीति बनाई है। किसान भालू के कपड़े पहनकर खेतों में गश्त कर रहे हैं, जिससे बंदर डरकर दूर भाग रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस उपाय से उन्हें सफलता मिल रही है और कई दिनों से बंदर उनके खेतों के पास नहीं आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सिद्धार्थनगर के बढ़हरा गांव स्थित घोंगी नदी के छठ घाट पर ग्रामीणों ने एक व्यक्ति का शव देखा। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। शव की पहचान मुरारी यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मुरारी यादव 11 नवंबर की शाम मवेशी चराने गया था और वापस नहीं लौटा। प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके तहत महोबा पुलिस भी सतर्क है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने अधिकारियों को सतर्कता बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। संवेदनशीलता है, उसके नाते वाइटल इंस्टॉलेशन, खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पानी की टंकियाँ या ऐसे स्थान जहाँ पर जनता का ज़्यादा जमाव रहा है, उन पर न केवल कटरिंग की गई है बल्कि उसके साथ में व्हीकल्स की चेकिंग और लोगों की चेकिंग भी की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और इधर उन्नाव में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन स्थित पन्नालाल सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और सांसद साक्षी महाराज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि उन्नाव पुलिस मेहनत से काम कर रही है और अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति लागू की गई है। रात 9 से 12 बजे और 12 से 5 बजे तक गश्त की ड्यूटी तय की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।